देखिए, आपको दिखाते हैं। पहली अलवर की, सरेआम खनन माफिया पहाड़ों पर ब्लास्ट कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भरतपुर की, यहां खनन माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और अब इन खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं अलवर के बारे में। अवैध खनन माफियाओं का मानो आतंक सा फैला है। पहाड़ियों पर खुलेआम ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत भी है। खनिज फॉरेस्ट विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खुलेआम ब्लास्टिंग और पहाड़ों को खोखला करने के लिए की जा रही कवायदें, उनकी तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और इन तस्वीरों के बाद भी पुलिस, खनिज विभाग और फॉरेस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तमाम तरह की बातें चर्चाओं में, तमाम तरह की बातें हवाओं में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हो सकता है, हो ना हो, अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण मिला हो सकता है। चर्चाएं हैं। हालांकि ग्रामीण काफी दहशत में है। पुलिस तक को सूचना दी जा चुकी है, आला अधिकारियों को भी इत्तला की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी का सबूत है ये धूल का गुबार जो कि ब्लास्टिंग के बाद सामने आया। बहुत ज्यादा सक्रिय हैं जो आए दिन ब्लास्टिंग करते हैं, और ब्लास्टिंग की वजह से जिसकी शिकायत हम जिला कलेक्टर को कर चुके हैं, काफी बार कर चुके हैं, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और ब्लास्टिंग की होने की वजह से आसपास में जो घर हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं। और जो ब्लास्टिंग के बाद जो पत्थर ऊपर से गिरता है वो रोड पे सड़क पे आता है, उससे काफी बार लोग घायल हो चुके हैं। तो हम इसकी शिकायत बहुत बार कर चुके हैं और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। और इधर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई रही। खनिज विभाग ने 6 से ज्यादा ट्रक जब्त किए हैं। अवैध खनन माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर इस दौरान हमला कर दिया। हमले में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अंदाजा लगाइए किस तरह से खनन माफिया और उनके गुर्गे, उनके प्यादे बेखौफ हो चले हैं। जैसे ही पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, 6 से ज्यादा ट्रक जब्त किए, तो पुलिसकर्मियों पर ही पलटवार करते हुए हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या जानकारी है? स्वप्निल, ये कोई जिले में पहला मामला नहीं है। इसे लेकर पहले भी 1 दर्जन से अधिक ये ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में कहीं भी खनन माफिया नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें, चाहे रूपबास का मामला हो, चाहे बयाना का मामला हो, चाहे पहाड़पुर बंसी का मामला हो, चाहे अब ये पहाड़ी का मामला हो, सब जगह कहीं भी खनन माफिया पुलिस के ऊपर फायरिंग करने में नहीं चूक रहे हैं। वहीं अपने आप को अब पुलिस भी असहाय महसूस कर रही है और अपने सूत्रों के हवाले से भी खबर नहीं लगा पा रही है कि यह आते कहां से और जाते कहां हैं। ये तड़के भी आज सुबह कार्रवाई हुई और उस दौरान मात्र सुबह 6 बजे की घटना बता रहे हैं। और जिला एसपी को जब सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी उनके हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं वाहन जो सड़कों पर जा रहे थे अवैध खनन लेके, और उनको जब्त करके पहाड़ी थाने में अंदर खड़ा किया गया है, जहाँ काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और ग्रामीणों को भी आरोप है कि पुलिस अपने आप को पूरी तरह से विफल महसूस कर रही है, जिसके चलते इनके माफियाओं के अब हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनकी पहचान हो पाई है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी, आपको बता दें कि पुलिस वाहनों के आधार पर उनके गांवों में दबिश दे रही है और खुद जिला एसपी वहां मौके पर मौजूद हैं और गांवों में उनके साथ दबिश देने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र की नगर, पहाड़ी, डीग, कामा की सारी पुलिस फोर्स वहां पहुंची हुई है और उनकी तलाश कर रही है जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है, जिसे लेकर अब वो मुस्तैदी भी दिखा रही है पुलिस। पर आपको बता दें कि ये खाना पूर्ति मात्र है, क्योंकि इनकी खनन विभाग की मिली भगत के साथ ये सारा काम हो रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। 12 में अवैध खनन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। चलते ट्रैक्टर के आगे इस दौरान महिला कूद गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला घायल हुई है।
2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और ट्रैक्टरों को जब्त कर जब लाया जा रहा था, इसी दौरान एक महिला ट्रैक्टर के आगे कूद गई। उसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या घटना है? मैं मरीज के ले गया सर, मेरा जब मारपीट करिए पुलिस वाला ने लूगड़ा मूंगड़ा सब चढ़ा लिया। पार्टी बढ़वाई कोशिश करने वाले क्यों करी? चोरी कर बनी। किस मामले को लेकर? ये ट्रैक्टर में दमिया मार के ये लुगाई का पैर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। और 12 से सहयोगी विपिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, कार्रवाई करने के लिए गए और उसके बाद मानो आसपास की तमाम चीजों से अपना ध्यान ही हटा दिया, नहीं तो ये घटना कैसे हुई? बिल्कुल स्वप्निल बताना चाहूंगा, अटरू वही क्षेत्र है जहां अभी कुछ दिन पहले जो है 4 लोगों की मौत हुई थी नदी किनारे मिट्टी का अवैध खनन करते, और वही उसी के आसपास का ये क्षेत्र था जहां पुलिस गई थी। और ये लगातार यहाँ खनन के मामले होते जा रहे थे। पुलिस उसके मौतों के बाद एक्शन में जरूर आई थी, लेकिन ये अवैध खनन करता ही है जो ये परिवार की महिला जो है वो, और वही देखने को मिल रहा है किस तरह हौसले भी इनके बुलंद हैं कि लगातार जो है तो पुलिस पहुंच रही है वहां पर, खनन पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो किस तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये ट्रैक्टर पुलिसकर्मी जब ट्रैक्टर पे चढ़ के स्टार्ट करके ले जा रहे थे, उस दौरान का ये हादसा था और एकदम से महिला जो है भागते हुए चलते हुए ट्रैक्टर के सामने आ गई। हालांकि की पुलिसकर्मी ने सचेतता दिखाई, हाथों हाथ ब्रेक लगाया, लेकिन फिर भी महिला जो है कुछ दूर तक घसीटती आई है। इसमें जो महिला घायल हुई है उसको सुझा के जैसे तैसे जो है वो अटरू के अस्पताल लाया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। यहाँ अवैध खननकर्ताओं ने सबसे बड़ी बात जो यहाँ जब ट्रैक्टर तो रोका ही सही, उसके बाद NH-90 जो सड़क निकल रही है वहां से, उस पर जाम लगाने की भी कोशिश की। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हौसले जो है अवैध खननकर्ताओं के वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर सवाई माधोपुर से है। यहां 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। पानी के पाइप को निकालने को लेकर बहसबाजी शुरू हुई, जो कि देखते ही देखते हाथापाई में बदली, झड़प में बदलती चली गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से इस दौरान हमला किया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बहस जो कि झगड़े में बदलती चली गई और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठियां चली, जिससे अफरा तफरी का भी माहौल रहा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस झगड़े में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानी के पाइप को लेकर, निकालने को लेकर यह बहस शुरू हुई थी, जो कि झगड़े में बदलती चली गई। बुलाया, मैं तो बात करने, मुझे क्या पता कि झगड़ा करेंगे। मैं तो इस तौलिया में नीचे आ गया ऐसे कैसे। आने के बाद अब बातचीत कर रहे थे, उठा के उसने सीधा लठ मार दिया मदन मोहन ने। उसमें कील लग रही थी, 3-4 कील। उससे क्या है वो सामान टांगते हैं, उसमें कील लगा रखी है। फट गए, 5 टाँके आए। फोन निकल, बुरी तरह हालत खराब हो गई। कौन कौन लोग थे जिस मारपीट हुई थी? मदन मोहन गुप्ता, हाँ, और उसका लड़का है और उसकी पत्नी है। उन्होंने सबने मिल करके और मारा है। जयपुर से बड़ी खबर है। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आज पुलिस ने दबिशें दी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने देर रात प्रतापनगर इलाके में दबिश दी। मौके से 8 नामी सटोरिये गिरफ्तार किए गए। करीब 40 लाख की नकदी और गुजरात नंबर की गाड़ियां जब्त हुई हैं। साथ ही 70 करोड़ से अधिक के सट्टे का हिसाब किताब मिला है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इन सटोरियों से पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये क्रिकेट श्रृंखलाओं का दौर शुरू हुआ है, तब से जो सटोरिये हैं वो सक्रिय हो गए हैं और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हो रहा है उसको लेकर जो है वो सट्टा खेलते हुए 8 सटोरियों को जो है वो पकड़ा गया है और उनके पास से 40 लाख रुपए की नकदी जो है वो बरामद की है। खास बात यह है कि ये जो सटोरिये हैं ये गुजरात के हैं और गुजरात से यहाँ पर आकर
सट्टा खिलाने का काम करते थे। और जो हिसाब किताब की बात आई तो वो 70 करोड़ नहीं होकर 7 करोड़ रुपए है, जिसका हिसाब किताब जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को मिला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात के सट्टा किंग है, उसकी तरफ से ये जो है वो पूरा सट्टा खिलाया जा रहा था। और क्राइम ब्रांच की टीम ने कल देर रात इस प्रताप नगर क्षेत्र में दबिश देते हुए 8 सटोरियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और अब आगे की कार्रवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। जी सपने। चलिए, मैं एक बात और सौरभ पूछना चाहता हूं। हम जब ये कह रहे हैं कि ये सटोरिये नामी हैं, यानी या तो इन पर पहले से ही पुलिस की नजरें थी या समय समय पर इनका नाम सट्टे की दुनिया में सामने आता रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है, पुलिस का कहना है कि ये जो सटोरिये हैं ये अभी लॉकडाउन में जो है वो सट्टा का काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है और क्रिकेट श्रृंखलाएं शुरू हुई हैं तो फिर से ये लोग सक्रिय हो गए। और ये 8 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं गुजरात के हैं। और गुजरात से यहाँ आकर, क्योंकि इनके बारे में पुलिस को पहले भी सूचनाएं मिल रही थी कि इस प्रकार के लोग हैं जो यहाँ पर आकर सट्टा खिलाने का काम करते हैं। और बड़ी मात्रा में इनके पास से उपकरण भी मिले हैं। और कई राज्यों के इनके जब पुलिस ने दबिश दी तब इनके कई राज्यों में लाइनें भी लगातार खुली हुई थी और सट्टा खिलाया जा रहा था। तो पुलिस ने ये कार्रवाई की है और अभी जो है वो और इनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर में बैंक में चाकूबाजी हो गई। सेल्समैन पर चाकू से हमला हुआ। 2 लोगों ने सेल्समैन पर चाकू से हमला बोल दिया। दरअसल ये सेल्समैन बैंक में पैसे जमा कराने आया था। इसी दौरान 2 लोगों ने उस पर हमला कर चाकू से वार किए। करौली से खबर है, यहां गैस एजेंसी के ऑफिस में आग लग गई। आग से गैस एजेंसी का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। वर्धमान नगर के पास गौरव गैस एजेंसी में यह घटनाक्रम सामने आया है। गैस एजेंसी का जो ऑफिस है वहां किन्हीं कारणों से आग लग गई। आग किस कारण से लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है। बहरहाल गैस एजेंसी में जो सामान रखा था वो जलकर राख में तब्दील हो चुका है। आसपास के लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। काम कर रहे थे। शाम को हम जैसे ही शटर ऑफिस बंद करके निकले थे, किसी अज्ञात आदमी ने हमें बताया कि आपके इस गौरव इंडियन गैस एजेंसी से धुआं निकल रहा है। तो मैं आया, आके मैंने देखा था इसमें धुआं ही निकल रहा था। फिर मैंने सर को कॉल किया, हमारे सर को, फिर मैनेजर सर को भी कॉल किया था। उनके आने के बाद हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस कॉल करने के बाद पुलिस आई। आने के बाद उन्होंने शटर ऑफिस को खोला। खोलने के बाद देखा कि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो जल गए। सिरोही में तेज बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज बारिश के चलते पोसिंदा गांव में बहने वाली नदी में पानी तेज बहने लगा। देखते ही देखते वहां से गुजर रही करीब 35 भैंसें पानी के बहाव की चपेट में आ गईं और पानी के साथ बहती दिखाई दी। बताया जा रहा है पशुपालक नदी में बहती भैंसों के साथ साथ भाग रहा था। तभी एक नाले पर आकर सभी भैंसें रुक गईं, जिसके चलते वहां मौजूद लोगों ने सभी को बड़ी मेहनत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब है, जिले में रविवार को कई जगह जमकर बारिश हुई। रेवदर उपखंड के अनादरा और अन्य जगह पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नदी में पानी उफान पर है। कम से कम 50 भैंसें डूब गई पानी में। 50 भैंसें गई। और अब बात करते हैं जयपुर में एक अधेड़ के ड्रामे की, जो आज हल्दी घाटी गेट के पास टावर पर चढ़ गया। इस घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। घटनाक्रम के बारे में एक एक चीज बताने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची, सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 1.5 घंटे की समझाइश के बाद उसे नीचे उतरवाया गया। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे इस शख्स को रेस्क्यू किया गया। यह अधेड़ अपनी बहन को भरण पोषण भत्ते देने की मांग कर रहा था। बहरहाल
पुलिस इस शख्स को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ में जुटी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बड़ी समीक्षा बैठकें करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 विभागों की वो समीक्षा करेंगे। कामकाज कहां तक पहुंचा है, इसकी समीक्षा होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा करने वाले हैं। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग की समीक्षा होगी। साथ ही गौपालन, सहकारिता और खाद्य विभाग की समीक्षा होगी। जो योजनाएं हैं उनकी प्रगति कैसी है ये खंगालने की वो कोशिश करेंगे, समीक्षा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। कल भी ये जारी रहेगी। शाम 4 बजे 8 विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री करते दिखाई देंगे। कोरोना जागरूकता पर कल मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में होने जा रहे सबसे बड़े लाइव संवाद में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत जिलों के अफसर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़ेंगे। संवाद कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एस.के. सरीन और डॉक्टर नरेश त्रेहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार के प्रयास और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प पर देश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। बात करते हैं आपस के अंदर, तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। डॉक्टर्स बैठते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट बैठते हैं। इस बार हमने और लोगों को बुलाया एक्सपर्ट को। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो वो पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिलों में तो जुड़ेंगे जिले, तो उसमें हमने पब्लिक का आह्वान किया कि आप, क्योंकि उस दिन ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, तो आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। रविवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 4 घंटे तक लंबी मंत्रणा की। डोटासरा ने प्रभारी अजय माकन के 2 दिन के फीडबैक कार्यक्रम में उठे मुद्दों पर सीएम को बिंदुवार रिपोर्ट दी। साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी नेताओं के 2 दिन के सुझावों के आधार पर एक्शनेबल पॉइंट्स भी तैयार किए। अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में बिजली कंपनियों की वीसीआर के नाम पर किसानों से मनमाना जुर्माना का मुद्दा उठा। किसानों को राहत देने की मांग उठी। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा भी फीडबैक कार्यक्रम में उठा था। डोटासरा ने सीएम को इससे अवगत कराया और समाधान पर बात की। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान अजय माकन जी और मैंने 2 संभागों के फीडबैक कार्यक्रम में भाग लिया था। अजमेर संभाग के 5 जिले और हमारे जयपुर संभाग के। उसमें जो फीडबैक के आधार पे जो बातें आई थी, उन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है। अजय माकन जी ने टेलीफोनिक चर्चा की है। जो प्रमुख मुद्दे थे कि सरकार ने 1.5 साल में, पौने 2 साल में कितने काम किए, उसके लिए जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसको 2 अक्टूबर को हम लोग प्रिंट करा करके उसको बताएंगे कि हमारे इतने मुद्दे जो है वो जो हमने जन घोषणा पत्र में दिए थे वो पूरे हो चुके हैं। दूसरा जो मुद्दा जन घोषणा इसमें फीडबैक कार्यक्रम में आया था, उसमें एक बिजली का मुद्दा प्रमुख रूप से था, जिसमें जो समझौता समिति में वीसीआर भरने में जो किसान जाता है उसको 70% पैसे जमा कराने पर वीसीआर के उसके ऊपर फिर सुनवाई की जाने की ऑर्डर निकल गया था। उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। मुख्यमंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है और मैं समझता हूं उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी मिलेगी और जल्दी ही उसमें 1-2 दिन में ही निर्णय लिया जाएगा। दूसरा जो मुद्दा था कि कार्यकर्ताओं की एक बात थी कि हमारी अधिकारी मानते नहीं हैं, जन सुनवाई हमारी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और शीघ्र ही सरकार इसके ऊपर गहन मंथन करके और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर
और ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर किस प्रकार से अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित रह करके और लोगों की जन सुनवाई, कार्यकर्ताओं की और जनता की सुनवाई करेंगे। और जो प्रभारी मंत्री हैं उनका रोल, अब जैसे प्रभार मंत्री बदल दिए गए तकरीबन, तो उनका क्या रोल रहेगा, वो कैसे जिले की मीटिंग लेंगे अधिकारियों की, उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से बैठक लेंगे और बैठक लेकर के मीटिंग में उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और स्टेट लेवल से होने वाली बात के लिए यहाँ पर सीएमओ को वो रिपोर्ट करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो जनता चाहती है या उनके जो सॉल्यूशन वहाँ से नहीं हो पा रहा है, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। वो चीज़ भी मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से चर्चा हुई है।